हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर अपन उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे का क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड की जो आपकी जो क्लास 10th की जीके की बुक है, राजस्थान जीके की। ठीक है ना, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के नाम से ये बुक अपन पढ़ रहे थे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, आपकी हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा था सर। सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो किया था राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है ना, चूँकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने सोचा इसको 2 पार्ट्स में आपको दे दूँ मैं। तो हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी और राजस्थान को के कुछ पुराने इतिहास में हम गए थे, वहाँ पर पढ़ा था अपने राजस्थान के नाम वगैरह। और आज की इस वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन से राजपूत वंश हुए, है ना। वंशों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन राजपूतों की उत्पत्ति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको अगर इसी किताब के प्रश्न आपको अगर करवाते हैं, वन लीनियर या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कि आरबीएससी क्लास 10th के इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो आप उस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखते हैं, है ना। जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थ्योरी पे विश्वास कीजिए। ये एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको जो भी मैटर, जो भी सिलेबस अपना पढ़ना होता है ना फ्रेंड्स, उसकी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है। जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन के नज़दीक आप नहीं पहुँचेंगे। ये एक कटु सत्य है। ठीक है ना। तो आप यार थ्योरी पे विश्वास कीजिए, थ्योरी पढ़िए आप। अगर जिनके पास में बुक्स हैं वो तो अपने बुक से पढ़ सकते हैं, कई अभ्यर्थियों के पास में बुक अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखो फ्रेंड्स, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अगर देखो कई अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उस हिसाब से देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा पूर्व के बाद भारत की राजनीतिक एवं एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी थी। ठीक है ना। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। ठीक है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। यानी कि आपको ये परिभाषा दे रखी है कि राजपूत राजवंश आखिर है क्या। तो जब उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की जब स्थापना होने के बाद में जब ये राज्य आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो इनकी लड़ाई झगड़े के फलस्वरूप एक अलग ही वंश बाहर निकल के आया और उसी का नाम राजपूत वंश है। नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं अपने स्मिथ ने कहा कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। ये अपने स्मिथ के अनुसार राजपूतों की डेफिनेशन है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का उपयोग नया नहीं है। ठीक है ना, कि ये जो राजपूत शब्द है ये कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन ग्रंथों के, जबकि ये क्या है भाई, ये प्राचीन ग्रंथों में इसका तो व्यापक रूप से प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी जो पुस्तक हैं इनमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय अपने भारत के अंदर आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत लिखा है। ठीक है। डॉक्टर ओझा द्वारा ये सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रिय के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। यानी कि जो यहाँ पर डॉक्टर हीराचंद ओझा ने बताया
कि जो राजपूत सर्व ये जो मत दिए हुए हैं ऊपर, ये सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का उपयोग तो जाति के अर्थ में मुसलमानों के आने से पहले प्राप्त नहीं हुआ था, ये बाद में आया था कहने का मतलब। ठीक है, आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे और उनके मत व उन पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियाँ क्या थी उनको भी जानेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम पाठ पढ़ेंगे इसका, वैदिक आर्यों की संतान। ये कौन कहता है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थी? ठीक है ना, तो ये अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा CV वैद्य, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम रखना, याद रखना। इन दोनों ने क्या कहा था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे वैदिक आर्यों की संतान। तो देखो, वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा था? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद्य। इन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण या क्षत्रिय वर्ग की संतान मानते हैं, ये दोनों। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद्य के अनुसार राजपूत कौन थे? तो ये वैदिक आर्यों की संतान थे। ठीक है, इनके अनुसार, कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा किया करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थी। ये इनका मत था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद्य के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि अग्निकुंड से उत्पन्न। कौन कहता है कि भाई राजपूत वंश जो हुआ है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ है? तो आपको सर्वविदित है कि चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। ने अपने सुप्रसिद्ध एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, पृथ्वीराज रासो। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर पवित्र कर देते थे। ठीक है, वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 बार योद्धा उत्पन्न किए थे, जो क्रम से परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। ये आपको ध्यान रखना है, इनका क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले परमार उत्पन्न हुए यज्ञ से, फिर चालुक्य और फिर प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी राक्षस की रक्षा करने में, मतलब राक्षसों से निपटने में असमर्थ रहे, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, और जिसका नाम क्या रखा गया भाई? चौहान रखा गया। यानी कि चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह की राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई। आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है इसमें कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। ठीक है, यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमण शक्तियाँ कौन कौन सी थी? तो वो थी जैसे शक है, हूण, यूची आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था वो दिया था सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर ने। गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो देखिए, राजपूतों के ब्राह्मण वंश होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकृत्य प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद पर जो टीका लिखी थी ना फ्रेंड्स, महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी, जयदेव के गीत है गीत गोविंद, जयदेव की एक पुस्तक थी गीत गोविंद, इस पर टीका लिखी थी। इस टीका के अंदर भी महाराणा कुंभा ने स्वीकार किया है कि जो गुहिलोत हैं ये नागर ब्राह्मण के गुहेदत्त की संतान है।
किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित क्या करते हैं, खंडन करते हैं। यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन से मत को नहीं मानते कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है, इस मत को ये नहीं मानते। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि विदेशियों की संतान किसने बताया इन राजपूतों को, तो वो यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के इतिहास में लेखक हुए हैं अपने कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने लिखा है कि राजपूत शक अथवा शीथियन जाति के वंशज हैं, यानी कि विदेशी हैं। जेम्स टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आई। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व शीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूत के रीति रिवाज शक, शीथियन और हूणों से मिलते जुलते हैं, जैसे कि उनके अशुभ पूजा करना, अश्वमेध यज्ञ करना, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि ये विदेशों से मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध अपने इतिहासकार V.S. स्मिथ भी हुए हैं। उन्होंने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो स्मिथ ने तो राजपूतों को हूणों की संतान बताया, जबकि विदेशियों जैसे कि शक और शीथियन जाति के वंशज बताया किसने, जेम्स टॉड ने। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। दूसरी चीज़, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज की शक या शीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है, ठीक है ना। और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्य के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच में भी क्या है, मतभेद है, कंट्रोवर्सी है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया था तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती, है ना। ये कल्पनाओं की कहानियाँ आजकल नहीं चलती है, साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं वही उनको ही मान्यता मिलती है। इसका कहने का मतलब ये है उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। ये कुछ राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मत थे अलग अलग विद्वानों के। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर कि राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से हैं, उनके संस्थापक कौन से हैं, कौन से राजवंश में कौन से महान शासक प्रतापी शासक हुए हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आता है गुहिल वंश, है ना। गुहिल वंश एवं इस वंश के कौन कौन से प्रतापी शासक हुए हैं, तो आप ध्यान रखें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था पहले। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, प्रथम गुहिल के नाम से ही इस वंश का नाम पड़ा गुहिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं, लेकिन अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। जो कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं आपके जो नैन्सी हैं, है ना, जो नैन्सी हैं और जो गोपीनाथ शर्मा हैं, इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं।
ठीक है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा का मानना ये है कि 566 ईसा पूर्व के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा रावल हुआ। ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन इतिहास के बारे में बप्पा रावल से। ठीक है ना, कि गुहिलों का जो मेन कालक्रम जो स्टार्ट होता है ना, वो बप्पा रावल से होता है। बप्पा रावल के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि 734 में ये जन्मे थे और 753 तक यहाँ इन्होंने शासन किया था। ठीक है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का, जिसको लवकुलीस मंदिर भी कहते हैं, का मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एक लिंग जी का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? हालांकि एक लिंग जी का निर्माण बाद में चलकर इसका जो है पुनर्निर्माण भी करवाया गया था कुंभा द्वारा, लेकिन महाराणा उदय सिंह द्वारा, लेकिन उससे स्टार्टिंग में जो इसका निर्माण करवाया गया था ना, वो बप्पा रावल के द्वारा कराया गया था। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गुहिल वंश से जो भी राजा हुए हैं अपना कुल देवता किसे मानते हैं भाई? एकलिंग जी को। हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा जो कालभोज की नाम तो कालभोज था, उपाधि थी बप्पा। ठीक है ना। वीर विनोद के रचनाकार जो कविराज श्यामल दास हैं, उन्होंने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, अपितु यह तो एक ऐसी मान्यता है कि ये मतलब बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, अपितु एक खिताब है ना, एक खिताब है ये, यानी कि एक प्रकार की उपाधि है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का आक्रमण हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। ठीक है ना। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, जो फ्रांस के सेनापति थे फ्रांस के, उनसे इनकी तुलना करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस के चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल की तुलना कौन से इतिहासकार करते हैं, तो आपको यहाँ पर सीवी वैद्य का नाम याद रखना है। ठीक है। और जिन्होंने चार्ल्स मार्टेल कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति थे, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। बप्पा रावल के बाद में यहाँ पर बीच में बहुत सारे छोटे छोटे राजा आए, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल नहीं है और आपको याद भी नहीं करना है, आपको मेन राजाओं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जो प्रतापी राजा आते हैं वो है आपके जैत्र सिंह। 1213 से 1253 तक इन्होंने शासन किया। इनके बारे में पढ़ते हैं। गुहिल के एक ही वंशज जैत्र सिंह ने परमारू से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले चित्तौड़ राजधानी किसने बनाई थी? जैत्र सिंह ने। किनसे छीनकर? परमारू से चित्तौड़ को छीनकर सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। 1227 ईस्वी में बूताला का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। 1227 में किसका युद्ध हुआ था भाई? बूताला का युद्ध। तो देखो 1227 में बूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश, इनकी सेना को भी इन्होंने परास्त किया। इसका वर्णन जयसिंह सुरू का एक ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, याद रखना। हमीद मदमर्दन किसका ग्रंथ किसका है भाई? जयसिंह सूरी का। इनमें इसका वर्णन मिलता है जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के युद्ध का। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए ये बोला है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये स्टेटमेंट ऐसा प्रश्न के अंदर छपा हुआ रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनके लिए ऐसी बात कही थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स रतन सिंह। बहुत इम्पोर्टेंट है रतन सिंह। अभी हम इतिहास के अंदर राजपूत ये जो वंश पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत एक प्रकार से 10th की किताब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। आपको मैं बहुत डिटेल में भी अब दोबारा आपको अलग से जब इतिहास में पढ़ाऊँगा आपको टॉपिक, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर तो राणा रतन सिंह के बारे में इतना ही दे रखा है। ठीक है ना। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, हम भी जानते हैं कि भाई हर एक एग्ज़ाम के लिए इतना सा मैटर पर्याप्त नहीं होता है,
लेकिन इसके लिए मैं आपको और भी कई सोर्स से बहुत अच्छा मैटर लिखकर मैं आपको पढ़ाऊँगा। हम तो सिर्फ अभी 10th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बुक एक प्रकार से राजस्थान जीके पढ़ने की पहली सीढ़ी है। कई अभ्यर्थी बायोलॉजी से हैं, मैथ से हैं, उनको डायरेक्ट डिटेल में नहीं पढ़ के उनको पहले सीधी सीधी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप छठी से लेके और 12वीं तक की किताबें राजस्थान जीके की पहले जो चलती थी वो एक बार पढ़ें, ठीक है ना। उसके बाद में अपन और किसी बुक से देखें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपको पता है इस साल तो शायद मेरे हिसाब से होगा नहीं, अगली साल जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है, ये स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि अभी फ्रेंड्स डीपीसी हो रही है, 3rd ग्रेड की डीपीसी हो रही है अभी, तो 3rd ग्रेड के बहुत सारे पद रिक्त हो जाएंगे और रिक्त होने के बाद में ठीक 6 महीने बाद आप को एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी आराम से, और पद भी बहुत अच्छे खासे आएंगे, 30,000 प्लस पद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और साइंस मैथ के पद आपको पता है हर बार ज़्यादा आते ही हैं, तो ठीक है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। 1302 से लेके 1303 सिर्फ 1 साल का इनका टाइम पीरियड था। 1302 में राजा बने और 1303 में ये मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी 1303 के अंदर। साका हुआ था चित्तौड़ का, आपको पता है चित्तौड़ का पहला साका हुआ था राणा रतन सिंह के टाइम में, उस टाइम पे ये ख़त्म हो गए थे। तो देखो रावल रतन सिंह 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना इनको करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आपको इतिहास की पद्मिनी की कहानी आप सुने होंगे, राणा रतन सिंह और पद्मिनी के लिए कई तो कहते हैं कि पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, कई कहते हैं कि अपनी राजनीतिक और व्यावसायिक पहुँच बनाने के लिए, जो भी है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। ये कारण है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उसका। 1540 में फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। हालांकि इसको कई विद्वान मान्यता नहीं देते। बताया गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार था एक उस टाइम में अमीर खुसरो, ये भी इस युद्ध के अंदर सम्मिलित था। उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का वर्णन भी किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो सबसे पहले चित्तौड़ का नाम बदला था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका पुत्र था खिज्र खां और उसी के नाम से इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पूरा का पूरा याद रखें। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक था, रावल रतन सिंह, है ना। इसमें गोहिलों की 2 शाखाएं थी फ्रेंड्स, रावल और राणा, ठीक है ना। तो ये रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रतन सिंह। अब हम पढ़ेंगे राणा शाखा, जो इसकी ब्रांच थी राणा, जो राजा महाराजा अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, ठीक है ना। उसका पहला अपन पढ़ेंगे राणा हम्मीर। राणा हम्मीर से ये स्टार्ट होता है ये शाखा। राणा हम्मीर 1226 में तो इन्होंने शासन स्टार्ट किया था और 1364 के अंदर ये अपने ख़त्म हो गए थे, ठीक है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर ने, सिसोदा ठिकाने के जो जागीरदार थे राणा हम्मीर 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके गुहिल वंश की स्थापना पुनः स्थापित की थी। पहले तो रावल रतन सिंह थे, फिर रावल शाखा तो खत्म हो गई थी उनके साथ, फिर इन्होंने हम्मीर ने ये पुनः स्थापित की थी अपने वंश को। सिसोदा का जागीरदार होने से उसको सिसोदिया कहा जाने लगा। आपको पता है महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, उदय सिंह सब सिसोदिया थे। इनको सिसोदिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले राणा हम्मीर सिसोदा के जागीरदार थे, इसलिए। हम्मीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, हम्मीर को। राणा हम्मीर को विषमघाटी पंचानन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राणा हम्मीर को क्या कहते हैं भाई, विषमघाटी पंचानन, जिसका अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान लड़ाई करना, ठीक है।
राणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ अभिलेख या प्रशस्ति में दी गई है। इसके बारे में ये भी समगाठी पंचानन नाम किसमें कहा गया है, महाराणा कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें लिखा गया है। हम्मीर ने सिंगोली, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है सिंगोली, इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी क्या किया था, परास्त किया था। सिंगोली का युद्ध किन किन के बीच हुआ पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा या इसको लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। महाराणा लाखा 1382 में शासक बने और 1421 में वीरगति को प्राप्त हुए। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन, मारवाड़ का एक राजा था महाराजा रणमल, इसकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, लेकिन परिस्थितिवश यह विवाह है महाराणा लाखा के संतान संपन्न हो गया, साथ संपन्न हो गया। ठीक है ना, महाराणा लाखा के साथ उसका विवाह हो गया हंसाबाई का। ठीक है, इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी बनेगा ना लाखा के बाद में, वो हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हंसाबाई किसकी रानी थी, महाराणा लाखा की रानी थी। ठीक है, और आपको पता है आगे चलकर अपन पढ़ेंगे इतिहास में कि जो अपनी हंसाबाई थी, हंसाबाई ने एक संधि भी कराई थी, आंवड़ बांवड़ की संधि। आप सबको याद होगा, हंसाबाई ने आंवड़ बांवड़ की संधि करवाई थी। महाराणा कुंभा, ठीक है ना, आंवड़ बांवड़ की संधि को याद रखें, इम्पोर्टेंट है। मैं ये महाराणा कुंभा, मेवाड़ के तो महाराणा कुंभा थे और मारवाड़ के राव जोधा, इनके बीच में ये संधि करवाई थी। जो अपने पाली के अंदर एक तहसील पड़ती है सोजत, सोजत को इसकी सीमा बनाई थी। सोजत के उस तरफ वाली जो एरिया था उसको तो मेवाड़ करार दिया था, और सोजत के इस तरफ जो उत्तर की तरफ जो एरिया आता है, पश्चिम उत्तर की तरफ, जिसको कहा गया था उसमें मारवाड़। आज भी ये सीमा ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये आगे चलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड, चुंडा को राजस्थान का जो कहा जाता है भीष्म पितामह है। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है ना, राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी, जावर अपना उदयपुर में पड़ता है, और जावर से चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उदयपुर के अंदर पिछोला झील है और पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसके किनारे नटनी का चबूतरा भी है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, आपके एक बंजारे ने महाराणा लाखा के समय करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, महाराणा लाखा के बाद में महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल के बारे में देखें तो ये उसका ही पुत्र था, महाराणा लाखा का ही पुत्र था। ये महाराणा मोक्कल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में मोक्कल शासक बना। अल्पायु का होने के कारण चुंडा उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया करते थे, है ना। यानी कि वैसे तो भाई हो गए, आपके लाखा के पुत्र थे मोक्कल, और चुंडा भी लाखा का पुत्र ही था, तो चुंडा उसका संरक्षक था। पर जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। मांडू के सुल्तान के पास में रहने लगा। 1433 में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मैपा पवार के साथ मिलकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसका बदला फिर आगे चलकर महाराणा कुंभा लेंगे। ठीक है ना, मेरा चाचा मेरा और मैपा पवार को ये यहाँ पर जो है मार देंगे आगे चलकर। नेक्स्ट मोक्कल के बाद में जो शासक बनता है फ्रेंड्स, वो बनता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ठीक मोक्कल के जस्ट बाद में 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल रहता है। मोक्कल के बाद में उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंगपुर के युद्ध में मालवा का शासक था एक महमूद खिलजी, इनको परास्त करके बंदी बना लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की सेना पराजित हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था। ठीक है ना,
1453 में महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से, जो जोधपुर में पड़ता है, मंडोर, उसको छीन लिया था, परंतु बाद में एक संधि हुई थी, मैंने बताया था आपको, आवल मावल की संधि, पर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संधि के दौरान ही ये शादी भी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में चंपानेर की संधि होती है। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसको हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। तो 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण विशेष सफलता इनको इस युद्ध में नहीं मिली। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो महाराणा कुंभा है ये 32 दुर्गों का निर्माता है, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ ये दुर्ग प्रसिद्ध है। कवि राजा श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता मानता है, कवि राजा श्यामल दास। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति में बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था भाई? मंडन। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर भी क्या करे थे? बनवाए थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये स्थापत्य कला में आ सकता है। कुंभा ने किस किस चीज़ की स्थापना करवाई तो उसके अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुंभा देखो एक विद्वान भी थे, विद्यानुरागी शासक थे। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य से ये ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखते थे। संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध महाराणा कुंभा के क्या हैं? रचित ग्रंथ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी थी। इनके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को संज्ञा दी हुई है महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है ना, क्या क्या कहा जाता है इनको। कुंभा निसंदेह है प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा उन्माद, फ्रस्ट्रेशन से ग्रसित हो गए थे। इनको बीमारी लग गई थी एक उन्माद की। उसके पुत्र उदा ने 1468 में उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए आपको पता है मेवाड़ में पितृहंता कहा जाता है उदा को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का जो पितृहंता है वो कौन है भाई? उदा। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक आए महाराणा सांगा। महाराणा सांगा बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बनता ही बनता है। तो महाराणा सांगा 1509 में राजा बने और 1528 में ये वीरगति को प्राप्त हुई। महाराणा सांगा का नाम संग्राम सिंह भी कहते हैं भाई इनको। उनके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से महाराणा सांगा को जाना जाता है। 1509 में मेवाड़ के शासक बने। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद में वहाँ पर भी उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। तो यानी कि मालवा का शासक कौन बन गया? महमूद खिलजी द्वितीय। अब महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में युद्ध होंगे। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन गया था। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ के बीच में क्या हुआ भाई? युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और महाराणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर गुजरात में पड़ता है। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा के सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातोली, वर्तमान में खातोली कोटा में पड़ता है, ठीक है,
खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट है, खातौली का युद्ध किन के बीच हुआ भाई? इब्राहिम लोदी व सांगा के बीच। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी, जो कि धौलपुर में पड़ता है, बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया इन्होंने। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और महाराणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया था उस टाइम पे। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया, मतलब महाराणा सांगा से भी युद्ध करने आ गया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु महाराणा सांगा ने उसकी मदद नहीं की थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तब बाबर नाराज़ हो गया था। और यहाँ पर देखें तो इस आरोप की हालांकि पुष्टि नहीं होती है ग्रंथों में, चूँकि दोनों शासक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध तो निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में महाराणा सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना, जो कि भरतपुर में पड़ता है, फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध होता है, जिसमें बाबर की सेना को पराजित किया था महाराणा सांगा ने। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। तोप खाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। तो आपको पता ना है खानवा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी भाई? बाबर की हुई थी। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसके युद्ध के मैदान से उन्हें दूर ले जाया गया। जब महाराणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उनके सामंत थे जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने जहर दे दिया था उनको और उनकी मृत्यु हो गई थी। दौसा के अंदर हुई थी, बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को, बसवा दौसा के अंदर। और महाराणा सांगा की जो समाधि बनी हुई है फ्रेंड्स, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनाई हुई है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में राणा रतन सिंह व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। और फिर आपको पता है महाराणा विक्रमादित्य के ही पुत्र महाराणा उदय सिंह थे, है ना। आपको पता है पन्नादाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप जी के पिताजी जो थे उदय सिंह, उनके बारे में। तो देखो भाई ध्यान से, महाराणा उदय सिंह 1537 में राजा बने, 1572 में ये वीरगति को प्राप्त हुए। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। आप सबको पता है, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537, मालदेव राठौड़, है ना, मालदेव राठौड़ के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1540 में मालवी, जो कि मावली, उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर दी थी उदय सिंह ने, मावली के युद्ध में, ध्यान रखना है। मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया और उनको अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदयपुर किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक 2 अपने सेना नायकों को सौंपकर ये उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के बाहर उनके गजारूढ़ हाथी पर सवार मूर्तियां भी लगवाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। जयमल और फत्ता बहुत महान सेनापति रहे हैं इतिहास में, तो उनकी वीरता को देखकर अकबर ने जो आगरा फोर्ट है उसके बाहर गेट पे हाथी पर सवार करके उनकी मूर्तियां लगाई हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हर बच्चा जानता है भारत का। तो ये 1572 में राजा बने और 1597 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में, कहाँ पर हुई थी भाई इनका जन्म? कुंभलगढ़ के किले में जन्म हुआ था। 1572 में ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो प्रताप ने गद्दी पर, और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया, यानी कि प्रताप को बना दिया वहाँ का राजा।
इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, ये तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या फिर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उनके कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया और अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और बिलों का कोई एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर बिलों को, है ना, इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, गोगुंदा से अपना निवास स्थान बदलकर कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। पहले गोगुंदा था राजधानी, फिर कुंभलगढ़ बना ली थी। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसने समझौते के प्रयास किए, हम पढ़ेंगे। उन्होंने 4 बार समझौते का प्रयास किया था, 4 बार भेजा था। सबसे पहले अपने बात करें तो अपने जयपुर के महाराजा मानसिंह को भेजा, फिर इसी प्रकार से आगे चलकर टोडरमल को भेजा, फिर जलाल खां को भेजा, लास्ट में टोडरमल को, मानसिंह को भेजा, फिर उनके पिताजी भगवान दास जी को, फिर जलाल खां और फिर टोडरमल। इस प्रकार से ये संधि के समझौते लेकर वहाँ पर जाते हैं। 1572 से लेकर 1576 के मध्य में उसने 4 शिष्टमंडल क्रम से जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, फिर मानसिंह गए थे, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना ही पड़ा। 1576 के प्रारंभ में अकबर अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। यानी कि सेनापति मानसिंह था जो अपने युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। 18 जून 1576 को कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर ये सर्वमान्य 18 जून ही है, को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और प्रताप की सेना के हरावल का मतलब होता है आगे वाला भाग सेना की टुकड़ी का, उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम का सूर, बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति थे इनके। जबकि मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे जगन्नाथ कछुआ, जयपुर के राजा थे। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकटमय स्थिति में देखकर जाला बीजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाला बीजा ने क्या किया था, प्रताप का मुकुट धारण करके युद्ध प्रारंभ किया था। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू किया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, जबकि बंदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध बोला, जबकि जेम्स टोड ने इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको और भी दिया हुआ है, इसके बाद में देखो अकबर महाराणा प्रताप के बारे में फ्रेंड्स। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैन्य अभियान फिर से, यानी कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भी और भी अभियान भेजे, जो क्रम से जैसे शाहबाज खां को भेजा, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, ये सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता यहाँ पर नहीं मिल सकी। कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो गया था। फिर 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक स्थान पर सैनिक चौकी पर आक्रमण किया, जिसको दिवेर का युद्ध कहा जाता है, आपको पता है। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर एक तैनात मुगल सूबेदार था, इसका नाम था शेरीमाक सुल्तान खां, को एक ही तलवार के झटके में परलोक पहुंचा दिया था। यानी कि बोलते हैं कि घोड़े समेत बीच में से काट दिया था इसको अमर सिंह ने। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है भाई, मेवाड़ का मैराथन। 1585 में क्या हुआ, 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ से कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था और चावंड को अपनी राजधानी पुनः बनाई। किसने, महाराणा प्रताप ने। राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और 19 जनवरी 1597 को इनकी
भर्ती हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो चावंड के पास एक जगह पड़ती है बारडोली, बारडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। और प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड ये लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उसे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही थी कि मेवाड़ तो हल्दीघाटी तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, जबकि दिवेर मेवाड़ का क्या है? मैराथन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स अपन महाराणा उदय सिंह से स्टार्ट करते हैं और इसी प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे। अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देख नहीं पाएंगे, तो इन राजाओं को आप और अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे महाराणा अमर सिंह से। तब तक मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।